जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज एक ऐसे क्रांतिकारी की पुण्यतिथि है जिसने अपना सारा जीवन इस देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया था, जिसे 2 बार लाइफ ट्रांसपोर्टेशन की सजा हुई और जिसकी प्रेरणा से भगत सिंह ने घर छोड़ा। मैं बात कर रहा हूं शचीन्द्रनाथ सान्याल की। शचीन्द्रनाथ सान्याल का जन्म हुआ था 3 जून 1893 को बनारस में। पिता हरिनाथ सान्याल मिलिट्री डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट थे और इस सिलसिले में अलग अलग शहरों में ट्रांसफ़र होता रहता था। माँ क्षीरोदवासिनी देवी एक धर्मपरायण महिला थी और 3 छोटे भाई थे, रविंद्रनाथ सान्याल, जितेंद्रनाथ सान्याल और भूपेंद्रनाथ सान्याल। वर्ष 1904 में पिता का ट्रांसफ़र कोलकाता हुआ। परिवार कोलकाता पहुंचा और कोलकाता रहते हुए शचीन्द्रनाथ की भेंट होती है अनुशीलन समिति के सदस्यों से। ये क्रांतिकारी दल था और इसके साथ शचीन्द्रनाथ भी जुड़ जाते हैं। दुर्भाग्यवश 1908 में पिता की अकाल मृत्यु होती है और माँ फिर अपने 4 बच्चों को लेकर वापस बनारस लौट आती है। बनारस में पढ़ते हुए शचीन्द्रनाथ सान्याल युवाओं का, छात्रों का संगठन करते हैं। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने अनुशीलन समिति पर प्रतिबंध लगा दिया, तो ये अपने संगठन का नाम रखते हैं यंग मेंस एसोसिएशन। कहने को तो ये एसोसिएशन व्यायाम सिखाती थी बच्चों को, नौजवानों को, पर साथ ही साथ लाठी चलाना, तलवार चलाना, भाला चलाना और नेशनलिस्टिक ट्रेनिंग दी जाती थी। देश प्रेम की, देशभक्ति की ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी कि क्रांतिकारी तैयार किए जा रहे थे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। फिर आए 23 दिसंबर 1912 का दिन, जब दिल्ली के चांदनी चौक में उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर क्रांतिकारियों ने बम फेंका। उसके सूत्रधार थे रास बिहारी बोस। जब इंक्वायरी आगे हुई, कई क्रांतिकारी पकड़े गए, 4 को फांसी भी हुई थी। मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद गुप्त और बसंत कुमार विश्वास। पर रास बिहारी बोस पकड़ में नहीं आए थे। वे गुप्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए क्रांतिकारियों को संगठित कर रहे थे और लगभग वर्ष 1914 में वो बनारस जाते हैं और वहाँ शचीन्द्रनाथ सान्याल के साथ लगभग 1 साल रहते हैं। ये 1914 का साल बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी शुरू हुआ था और तब अमेरिका, कनाडा से गदर पार्टी के हजारों क्रांतिकारी भारत पहुंचे थे कि भारत के लिए उस वर्ल्ड वार को एक अवसर जानकर सशस्त्र क्रांति के जरिए अपने देश को आज़ाद करवा सकें। जब भारत में वो पहुँचे तो बहुत सारे तो पकड़े गए आते ही, जो बचे वो पहुँचे पंजाब में। ज़्यादातर इनमें से पंजाब के रहने वाले थे, किसान परिवारों से गए थे, अमेरिका कनाडा में रह रहे थे। तो जो बचे वापस पहुँचे। अब वो क्रांति की तैयारी कर रहे थे, पर वहाँ लीडरशिप का अभाव था। कई वर्षों से चूंकि देश से बाहर थे तो लोकल कंडीशंस की भी जानकारी उतनी नहीं थी, कोई मंझा हुआ लीडर्स भी इनमें नहीं था। तो ये रास बिहारी बोस से संपर्क करते हैं जो बनारस में थे और रास बिहारी बोस शचीन्द्रनाथ सान्याल को पंजाब भेजते हैं। पंजाब में उनकी मुलाकात करतार सिंह सराभा, बाबा पृथ्वी सिंह, राम रखा आदि से होती है और उनके चर्चा करके उनसे वापस लौटते हैं बनारस। रास बिहारी बोस को सब हालात बताते हैं और फिर रास बिहारी बोस लीडरशिप ले लेते हैं गदर पार्टी के उस मूवमेंट की। 21 फरवरी 1915 का दिन तय किया जाता है क्रांति के लिए और योजना ये थी कि देश की अलग अलग, विशेष तौर पे उत्तर भारत में जो छावनियाँ थी, वहाँ पर भारतीय सैनिकों से इन्होंने संपर्क किया था और सैनिक तैयार थे। बहुत सारे सैनिक तैयार थे उस गदर में साथ हथियार उठाने के लिए। लेकिन कृपाल सिंह नाम का एक अंग्रेज़ों का एजेंट गदर पार्टी में शामिल हो रखा था। उसने समय से पहले सूचना अंग्रेज़ों को दे दी और वो प्रयास विफल रहा, वो नहीं हो पाया। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। गदर पार्टी के बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसियां हुई, जिसमें करतार सिंह सराभा, विष्णु गणेश पिंगले आदि थे। कई सारे सैनिकों का भी कोर्ट मार्शल हुआ, उनमें भी कईयों को फांसियां हुई। बहरहाल
रास बिहारी बोस को अंग्रेज तब भी नहीं पकड़ सके और वर्ष 1915 में मेरे ख्याल मई जून में वो जापान चले गए थे। फिर एक जापानी लड़की से ही उन्होंने शादी भी की, वो वहीं बस गए थे और आगे चल के फिर वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करते हैं, वो एक अलग कहानी है। यहाँ शचीन्द्र नाथ सान्याल उसी समय कोशिश कर रहे थे, बनारस में जो छावनी थी वहाँ संपर्क ये कर रहे थे और जब कड़ियाँ जुड़ती गई, एक से एक पता चलता गया, तो बनारस तक भी फिर वो जांच की आंच पहुँची और आखिरकार मेरे ख्याल से 26 जून 1915 को शचीन्द्र नाथ सान्याल बनारस से गिरफ्तार कर लिए गए। घर से बहुत सारा आपत्तिजनक साहित्य मिला अंग्रेज़ों को, तो इनके साथ इनके छोटे भाई रविंद्रनाथ और जितेंद्र नाथ को भी गिरफ्तार किया गया और भी कई सारे लोग गिरफ्तार हुए। मुकदमा चला और उस मुकदमे में इनको लाइफ ट्रांसपोर्टेशन की सज़ा हुई। रविंद्रनाथ पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए, वो बरी हो गए। 2 साल की सज़ा जितेंद्र नाथ सान्याल को हुई थी। हालांकि रविंद्रनाथ को भी मुकदमे से बरी किया, पर फिर दोबारा से पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इनका घर भी जब्त कर लिया गया, जो पैतृक घर था। और अब माँ वो मेरे ख्याल से 16 फरवरी का दिन था जब मुकदमे का फैसला आया था 1916 में। तो सर्दियों की रातों में माँ के पास छत नहीं थी और सबसे छोटा बेटा भूपेंद्र साथ था। तो माँ अब दर दर भटक रही थी और ये वो ज़माना था जब क्रांतिकारी परिवारों को लोग भी दूर भागते थे। खैर, शचीन्द्र नाथ के मामा गोरखपुर रहते थे। माँ अपने भाई के पास अपने छोटे बच्चे को लेकर चली जाती है। शचीन्द्र नाथ को काला पानी भेज दिया गया। सेलुलर जेल में अंडमान में जो जुल्म होते थे उसके ऊपर एक वीडियो हमने पहले भी बना रखा, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। तो वहाँ फिर ये जाते हैं और ये भी फिर वो कोल्हू में बैल की तरह जुतते और तेल निकालते हैं, वो सब इनको भी सहना पड़ता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी, लाखों भारतीय सैनिक उसमें भाग ले रहे थे। 74,000 से ज़्यादा भारतीय सैनिकों ने अपनी जान देकर ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा की थी। 1918 में युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज़ों ने बदले में हमें रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जनसंहार जैसे जुल्म दिए। माहौल बिगड़ रहा था, तो एक गुडविल जेस्चर के बहाने के नाम पे अंग्रेज़ों ने एक रॉयल प्रोक्लेमेशन किया 1919 के आखिर में कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको छोड़ दिया जाए जेलों से, अगर वो अंडरटेकिंग देते हैं दोबारा इस तरह की हरकतें, वायलेंट हरकतें वो नहीं करेंगे। तो कुछ की रिहाई हुई, कुछ की रिहाई नहीं हो पाई थी। सेलुलर जेल की यदि मैं बात करूं तो सावरकर बंधु दोनों थे वहाँ पे, बड़े भाई बाबा राव सावरकर, छोटे वीर सावरकर, उनकी रिहाई नहीं हो सकी थी। फरवरी 1920 में शचीन्द्र नाथ सान्याल की सेलुलर जेल से रिहाई होती है। लौट के बनारस आते हैं। बनारस आके अपने आप को दोबारा से जीवन में ढलना चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ में। म्योर कॉलेज इलाहाबाद में एडमिशन भी लिया था इन्होंने, लेकिन 2 दिन बाद ही कॉलेज से निकाल दिए गए। शादी भी हो गई थी, प्रतिमा देवी से इनकी शादी हुई, बच्चे भी हुए, बड़ा बेटा छोटी बेटी थी। और बल्कि कोलकाता के पास बर्धमान ज़िले में पालना में इन्होंने ईंटों का भट्ठा भी लगाया, वो भी ये नहीं चला सके। इन्होंने रेलवे में भी कुछ समय नौकरी की, वो भी नहीं रास आई। और फिर जमशेदपुर में लेबर यूनियन का भी काम किया, कुछ समय के बाद वो भी छोड़ दिया। ये वो दौर था 1920, 21, 22 का, जब देश में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। सारा देश गांधी जी के साथ था। गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का लोगों को भरोसा दिया था। तो क्रांतिकारियों ने भी अपने हथियार डाल के गांधी जी के साथ हो गए थे। पर जब 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, देश में भारी निराशा का वातावरण था। तब क्रांतिकारियों ने दोबारा अपनी बंदूकें ढूंढनी शुरू की। शचीन्द्र नाथ सान्याल भी क्रांतिकारियों का दोबारा से संगठन करने लग गए। और उत्तर प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो वहाँ संयुक्त प्रांत उसमें कहा जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। कानपुर में अलग ग्रुप था
शाहजहाँपुर में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, उनका ग्रुप था। बनारस में जोगेश चंद्र चटर्जी, राजेंद्र लाहिड़ी, वो लोग थे। तो अलग अलग जगह ये बिखरे बिखरे दल थे क्रांतिकारियों के। शचीन्द्रनाथ सान्याल सबको इकट्ठा करते हैं। बल्कि पंजाब में भी ये जाते हैं। जयचंद्र विद्यालंकार जो नेशनल कॉलेज में पढ़ाते थे, और ये नेशनल कॉलेज वही कॉलेज था जहां भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा भी पढ़ते थे, लाला लाजपत राय ने शुरू किया था। भगत सिंह से भी संपर्क करते हैं और उन्हीं दिनों 1922 में इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी बंदी जीवन। क्रांतिकारियों के लिए ये टेक्स्ट बुक थी, गीता से कम नहीं हुआ करती थी। बंदी जीवन ये मेरे पास है। इसमें भगत सिंह से उस मुलाकात का विवरण भी देते हैं। पृष्ठ 267 के ऊपर उस घटना का जिक्र करते हैं शचीन्द्रनाथ सान्याल। इन्होंने भगत सिंह से कहा कि देखो, यदि तुम शादी करोगे तो फिर तुमसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं होगी देश के लिए कुछ करने की, और घर पर रहोगे तो परिवार वाले शादी के लिए दबाव डालेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शादी ना करो, घर छोड़ दो और जहाँ मैं कहूँ वहाँ जाके रहो। भगत सिंह स्वयं शादी नहीं करना चाहते थे, वो खुशी खुशी तैयार हुए और उसके बाद भगत सिंह कानपुर गए। मणिलाल अवस्थी की क्रांतिकारी थे, वो भी उनके साथ इनके रहने की व्यवस्था हुई। और प्रताप अखबार जो चलाते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, उनके प्रताप अखबार में भगत सिंह बलवंत के नाम से नौकरी कर रहे थे। बहरहाल वो सेपरेट स्टोरी है। भगत सिंह ने जब घर छोड़ा था, अपने पिता के नाम एक ऐतिहासिक पत्र छोड़कर गए थे। उस पर एक वीडियो हमने भगत सिंह पत्र व दस्तावेज सीरीज में पहले ही अपलोड कर रखा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से शचीन्द्रनाथ सान्याल वर्ष 1922-23 में क्रांतिकारियों को संगठित कर रहे हैं और घर पर एक द्वंद्व चल रहा है। ये भी देखने की बात है। आप सोचिए, काला पानी की सजा काट कर आए हैं, 3 छोटे भाई हैं, उनमें से भी रविंद्रनाथ की जितेंद्रनाथ, भूपेंद्रनाथ, तो वो परिवार है पूरा। अब ये फिर से वही काम करते हैं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, तो परिवार पर फिर से मुसीबतें आएंगी। एक घर भी जब्त हो चुका है पहले, तो भाई कहते हैं कि अब ऐसा ना करो। और उस संघर्ष का जिक्र भी बंदी जीवन में, इसका जो चैप्टर नंबर 14 है और पेज नंबर 321, गृह त्याग, इस चैप्टर में शचीन्द्रनाथ सान्याल इस बारे में भी बताते हैं कि किस तरह रविंद्रनाथ कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी जाएगी। वो प्रोफेसर थे, कॉलेज में पढ़ाते थे। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी चली जाएगी, जितेंद्र की नौकरी भी जा सकती है, घर का किराया भी नहीं दे सकेंगे हम, कोई ज़मींदार नहीं है। सोचो, तुम भी बाल बच्चेदार हो, तुम्हारी शादी हो रखी है, तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। तो वो द्वंद्व घर पर भी चल रहा है और फिर भी क्रांतिकारियों का संगठन कर रहे हैं। तो शायद जो अपना अनुभव था, जिस संघर्ष से खुद गुजर रहे थे, इसीलिए भगत सिंह को भी कहा कि शादी करोगे तो बड़ी दिक्कतें हैं। खैर, वर्ष 1924 में जून में ये अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ घर छोड़ देते हैं और ये फिर कोलकाता जाते हैं और भूमिगत रह के क्रांति का कार्य कर रहे हैं। लेकिन घर छोड़ने से पहले 2 बड़ी घटनाएं घटती हैं। एक, 1923 के आखिर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का क्रांतिकारी संगठन ये खड़ा कर चुके होते हैं और जितेंद्रनाथ सान्याल इसके बारे में लिखते हैं कि वर्ष 1923 के आखिर में 3 दिन रात बैठकर शचीन्द्रनाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, डॉक्टर यदुनाथ मुखर्जी ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। ये वो संगठन था जिसका लक्ष्य था एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा भारत को आज़ाद करवाना और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस देश में लेकर आना, जहां यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, यानी कि हर वयस्क को मत देने का, वोट देने का अधिकार होगा। तो खैर वो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि जून में 24 में ये घर छोड़ देते हैं, कोलकाता चले जाते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन इसके बाद काम करती रहती है और ये उसके साथ जुड़े ही हैं, काम कर ही रहे हैं। फिर 1 जनवरी 1925 को द रिवोल्यूशनरी के नाम से एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्चा देश में बांटा जाता है
क्रांतिकारी संगठन द्वारा, और जब अलग अलग शहरों में वो पर्चा मिलता है, अंग्रेजों के होश उड़ जाते हैं कि कैसे इतना बड़ा नेटवर्क बन गया कि जिस शहर में देखो उसमें द रिवोल्यूशनरी पर्चे लगे हैं, बटे हैं। तो ये संगठन की शाखाएं इतनी फैल चुकी हैं, अंग्रेजों को चिंता होती है, धरपकड़ चली रही है। उस हालात में फरवरी 1925 में कोलकाता से शचीन्द्रनाथ सान्याल फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इन पर एक मुकदमा चलता है, 2 साल की सज़ा होती है। और इसी दौरान 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारी काकोरी में सरकारी खजाना, रेल को रोकते हैं और सरकारी खजाना लूटते हैं। वो भी बड़ी कहानी है अपने आप में। तो उसके बाद पुलिस जब जांच चलती है, काकोरी साधारण घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी, तो जांच चलती है, बहुत सारी गिरफ्तारियां होती हैं। उसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी। मुकदमा चला काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। वो उसी मुकदमे में लाइफ ट्रांसपोर्टेशन की दूसरी बार सजा होती है शचीन्द्रनाथ सान्याल को। और भी कई लोगों को लंबी लंबी सजाएं हुई थी। यहाँ देखने की बात यह भी है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में काकोरी की घटना में शचीन्द्रनाथ सान्याल शामिल नहीं थे। ये तो उससे पहले फरवरी में ही अरेस्ट हो चुके, जबकि वो घटना घटी थी 9 अगस्त को। और काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस अकेली काकोरी घटना पे नहीं था। इनके दल ने कुछ उससे पहले बामरोली, बिचपुरी गांव में भी कुछ रिवोल्यूशनरी एक्शन किए थे। तो सब मिला के कॉन्स्पिरेसी केस बनाया गया था। हालांकि शचीन्द्रनाथ सान्याल उनमें से किसी भी घटना में शामिल नहीं थे, पर दोबारा इनको लाइफ ट्रांसपोर्टेशन की सज़ा होती है। अलग अलग जेलों में इनको भेजा जाता है। वो यातनाएं ये सहते हैं और क्रांतिकारी दल फिर छिन्न भिन्न हो जाता है, क्योंकि बहुत लोगों को सजाएं हुई थी। लेकिन 1928 में फिर भगत सिंह प्रयास करते हैं, फिर बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरोने की वो कोशिश करते हैं। और फिर 8-9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के खंडहरों में वो क्रांतिकारियों की बैठक होती है। अब दल का नया नाम है HRA की जगह HSRA है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह के आग्रह पर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा जाता है पार्टी के नाम में। हालांकि कुछ साथी इसके विरुद्ध थे। उनका कहना था शचीन्द्रनाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने जो नाम दिया उसमें हमको नहीं बदलाव करना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि जब सोशलिस्ट सिस्टम हम समाज में लाना चाहते हैं, देश में लाना चाहते हैं, तो नाम में भी दिखना चाहिए। तो खैर सब मान जाते हैं, वो होता है। और फिर भगत सिंह भी जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, वो गिरफ्तार कर लिए क्या जाते हैं, वो और बटुकेश्वर दत्त स्वयं गिरफ्तारी देते हैं। और बाकी क्रांतिकारी भी कुछ समय बाद धीरे धीरे करके उनकी पार्टी के गिरफ्तार हो जाते हैं। उन पर फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलता है। उस केस में शचीन्द्रनाथ सान्याल के छोटे भाई जितेंद्रनाथ सान्याल भी उस मुकदमे में आरोपी हैं। खैर उसमें सजाएं होती हैं। 3 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी होती है, कईयों को सजाएं होती है, पर जितेंद्रनाथ सान्याल वहाँ बरी होते हैं। उनके विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। जेल से छूटते हैं। छूटते ही बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह की पहली बायोग्राफी लिखते हैं। मई 1931 में वो बायोग्राफी आ गई थी। इसके बाद उन पर फिर से मुकदमा चलता है वो भगत सिंह की बायोग्राफी छापने के लिए, और 2 साल की सज़ा इस बात की होती है। और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 1937 में जब प्रोविंशियल असेंबलीज़ के इलेक्शन होते हैं, देश में कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनती हैं, क्रांतिकारियों की रिहाई होती है, तो 1937 में शचीन्द्रनाथ सान्याल की भी रिहाई होती है। ये कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं। अब क्रांतिकारी नेटवर्क कहीं नहीं बचा था। ये कांग्रेस के सदस्य हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा है। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होती है। कांग्रेस कोई आंदोलन नहीं चलाती। ये छटपटा रहे हैं कि कुछ होना चाहिए, कोशिश कर रहे हैं। और इनकी उन कोशिशों का परिणाम ये है कि 1940 में फिर से अरेस्ट कर लिए जाते हैं। फिर से इन पर मुकदमा चलता है, राजद्रोह का मुकदमा, और फिर से 2 साल की सज़ा होती है। पहले आगरा जेल और उसके बाद देवली कैंप में ये रहते हैं। और जेल की उन तकलीफ़ों में इन्हें टीबी हो जाता है। हालात, शरीर, सेहत बहुत बिगड़ जाती है। इनको वापस गोरखपुर भेजा जाता है।
और गोरखपुर में घर पे नज़रबंद कर दिया जाता है। तबीयत बेहद ख़राब है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और अंत तो गतवा वो जो टीबी इनको जेल में मिली थी, उसके चलते आज के दिन यानी कि 7 फरवरी 1942 को क्रांति का वो अथक योद्धा जो जीवन की अंतिम सांस तक इस देश की आज़ादी के लिए लगा रहा कि मैं कैसे अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराऊं, आज के दिन उनका बलिदान होता है और मातृभूमि का वो योद्धा सो जाता है। आज का दिन है उन्हें नमन करने का, उन्हें याद करने का। और ये बंदी जीवन ये ज़रूर पढ़ें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कमाल की किताब है और इतिहास है उस घड़ी का, उस काल का, जिससे शशेंद्रनाथ सान्याल और वो क्रांतिकारी आंदोलन गुजरा था। आज के लिए इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।